नमस्कार, मैं प्रिया पांडे आपके साथ। आप देख रहे हैं ओम न्यूज 24। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र का नेतृत्व किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। उन्होंने कहा कि इसमें 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन सभी के हित समान हैं, सभी की प्राथमिकताएं समान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। पीएम ने एआई के दौर में प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्वक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से उपयोग में लाने की बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको आगे बढ़ाने के लिए भारत में अगले महीने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल साझेदारी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तब हमने इसमें ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ को आगे बढ़ाना अपनी प्राथमिकता मानी। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें एक भविष्य की दिशा में और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के साथ काम करना चाहिए। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे और अपनी किस्मत खुद तय करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वर्चुअल माध्यम से कहा कि ग्लोबल साउथ समिट की आवाज़ हमारे साझा हितों के लिए बहुत प्रभावशाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के इस दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर आयोजित दिवाली मिलन समारोह में पत्रकारों से उन्होंने भेंट की और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक को गंभीर चुनौती बताया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से कार्यक्रमों के जरिए डीप फेक के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ राज्यों के पर्व ज्यादातर वहीं सीमित रहते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दुनिया का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ा है, उसका एक असर है। जैसे नवरात्रि, दुर्गा पूजा अब वैश्विक हो गई है और छठ पूजा भी अब देश के कोने कोने में होने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल के आह्वान को लोगों का समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है और इसी ताकत के आधार पर विकसित भारत के संकल्प को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। पीएम ने कहा कि किसी एक सप्ताह में 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ है और ये देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा कि मैं इस ताकत के आधार पर कहता हूं कि हम विकसित भारत के संकल्प को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के संकट में दुनिया की तुलना में भारत की जो उपलब्धियां हैं, उसने देश के लोगों में दुनिया में एक विश्वास पैदा किया है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से IOFS के अधिकारियों और IDAS के परिवीक्षाधीनों ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा अधिकारियों के विचार और निर्णय देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान होंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। कुछ मतदान केंद्रों पर छिटपुट घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाताओं ने वोट डाले। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर समेत सभी जगह सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। युवाओं के साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं में अलग ही उत्साह नजर आया। लोकतंत्र के इस पर्व में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और इंदौर में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर प्रदेश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोकतंत्र के उत्सव में आम लोगों के साथ ही खास लोगों ने भी मतदान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सपरिवार सीहोर जिले के आदर्श मतदान केंद्र जैत तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में वोट डाला। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर और प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर में मतदान किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और बीजेपी उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में वोट डाला। वरिष्ठ बीजेपी नेता उमा भारती ने टीकमगढ़ के गांव डूंडा में मतदान किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में वोट डाला। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान के साथ ही 2533 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे और अंतिम चरण की 70 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में लगकर लोगों ने वोट डाले। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर में मतदान किया तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग के कुरुदडीही गांव में मतदान किया। अंबिकापुर से कांग्रेस उम्मीदवार और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी मतदान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और लोरमी से पार्टी उम्मीदवार अरुण साव और भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने बिलासपुर में और बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने दुर्ग में वोट डाला। दूसरे चरण के मतदान के साथ ही 70 सीटों के लिए 958 उम्मीदवारों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम द्वारा तेलंगाना आंदोलन के दौरान हुई जानों के नुकसान के लिए माफी मांगने के बाद तेलंगाना की राजनीति गर्मा गई है। बीआरएस ने कांग्रेस पर हमला तेज कर दिया है। बीआरएस नेता के कविता ने पूछा है कि 6 दशकों तक तेलंगाना को धोखा देने वाले गांधी परिवार जानमाल के नुकसान के लिए माफी क्यों नहीं मांग रहे। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के दौरान करीब 1200 लोगों की मौतों के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को तेलंगाना की जनता से वोट मांगने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर के साथ साथ सभी घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा शामिल है। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली विधानसभा में घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवार का प्रचार किया तो पिनापका में राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और तेलंगाना की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान के चुनावी समर में प्रचार के लिए बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार मैदान में उतरे और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अजमेर के विजयनगर और नसीराबाद में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराध तुष्टीकरण, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के मामले में राजस्थान पहले नंबर पर है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी खंडेला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान के सागवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस गारंटी यात्रा सभाओं को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की 7 गारंटियों का भी जिक्र किया। दिल्ली में कई जगहों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट को लेकर सवालों में घिरी दिल्ली की केजरीवाल सरकार वहां पर सवाल एक और नाकामी को लेकर चर्चा में आ गई है। केजरीवाल सरकार के तमाम दावों के बावजूद यमुना को प्रदूषण और झागों से मुक्ति नहीं मिली है। छठ जैसे महापर्व पर यमुना की ये स्थिति देखकर लोग नाराज हैं। भाजपा का कहना है कि केजरीवाल सरकार की इस हरकत से न सिर्फ पानी और जहरीला होगा बल्कि इसके संपर्क में आने वाले छठ व्रती भी गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। केजरीवाल सरकार सक्रियता का दिखावा तो कर रही है लेकिन हालात में बदलाव नजर नहीं आ रहा। इन सबके बावजूद दिल्ली सरकार अभी भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पंजाब में अपनी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार जलती पराली पर अंकुश नहीं लगवा सके। दिल्ली वालों को जल्द इस समस्या से छुटकारे की उम्मीद कम ही है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपने के लिए अदालत से 15 दिनों का समय मांगा है और अब इस मामले पर शनिवार को सुनवाई होगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले पर 8 से 15 दिसंबर तक द्विवार्षिक कला समारोह आर्ट बिनाले आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में कुलगाम पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर 5 आतंकियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों द्वारा कार्रवाई में आतंकियों से आपत्तिजनक सामग्रियां भी बरामद की गई हैं। कुलगाम जिले के समनू गांव में गुरुवार दोपहर से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बुद्धल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा ब्लॉक के छीड़ा खान रीटा साहेब मोटर मार्ग पर आज सुबह एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा लद्दाख के जांस्कर और लुंगनाक ब्लॉक पहुंची। ये यात्रा जमीनी स्तर पर केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता फैलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के घर बटाम्बिस और चोस्कर ए में विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप आयोजित किए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आईईसी वैन जम्मू कश्मीर के राजौरी के आदिवासी जिले के कंडी और खद्यून ब्लॉक पहुंची। यात्रा लोगों से संपर्क करने, जागरूकता पैदा करने के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों में उत्साह नजर आया। राजौरी के जिले के कंडी ब्लॉक के रहने वाले एक लाभार्थी तारिक हुसैन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब जरूरतमंद को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया है। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाए खाए के साथ शुरू हो गया है। छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। छठ के पावन गीतों से पूरा वातावरण गूंज रहा है। वहीं छठ घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। साथ ही छठ व्रतियों की सुविधाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं। देश के कई राज्यों में छठ पूजा की धूम है। उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा के तट पर लोग छठ पूजा के लिए तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। बाजारों में फल फूल के साथ सूप और दौरा की खरीदारी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में असहाय और गरीबों के लिए कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। राघव राम सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र में सिटी स्कैन मशीन भी तब लगी जब भाजपा जीती। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों की सफलता है जिन्होंने वर्षों तक गांधी परिवार के खिलाफ संघर्ष किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के पूर्व प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि में मुंबई में उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कई विशिष्ट जन शामिल हुए। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क मैदान में बाला साहेब के स्मारक पर बाला साहेब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के बाद एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प हुई। एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों के बीच झड़प के मामले में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत आगे की जांच की जा रही है। गुजरात के गांधीनगर के पास एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कार चला रहे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और कार पेड़ से जा टकराई। ये सभी एक ही परिवार के थे। रेलवे से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में आज तेजी रही। टीटागढ़ वैगन्स 10% वृद्धि से 927 रुपए पर और रेलटेल 8% की बढ़त के साथ 268 रुपए पर पहुंचा। बयालीसवें IITF में केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने MSME पवेलियन का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मेला MSME उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं, SC, ST तथा आकांक्षी जिलों के उद्यमियों को अपने कौशल उत्पादों को दिखाने और विकास के नए अवसर पैदा करेगा। केंद्रीय मंत्री राणे ने कहा कि इस बार 85% से अधिक स्टॉल पहली बार भाग लेने वालों को आवंटित किए गए हैं। 64 MSE ने देश के आकांक्षी जिलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 66% स्टॉल महिला उद्यमियों को तथा 55% SC, ST श्रेणियों के उद्यमियों को निःशुल्क आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने IITF में सरस मेले का औपचारिक शुभारंभ किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मंत्रालय स्वयं सहायता समूह दीदियों में से 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर 90.93 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। KYC नियमों का पालन नहीं करने के कारण RBI ने यह कार्रवाई की है। एपेक समिट में हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने वहां पर कई देशों के वाणिज्य मंत्रियों, उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनको भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि यहाँ मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि दुनिया भारत को वैश्विक निवेश के हब के रूप में देख रही है। हमारा उद्देश्य दुनिया को भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की तरफ पीएम द्वारा परिवर्तनकारी प्रयासों और को आगे बढ़ाने पर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने क्वालकॉम टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग और वैश्विक मामलों के अध्यक्ष एलेक्स रोजर से मुलाकात की।
भारत के तेजी से विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर परिस्थितिकी तंत्र और मजबूत नवाचार परिदृश्य में सहयोग के व्यापक अवसरों पर चर्चा भी की। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अपनी अमेरिका यात्रा के अंतिम दिन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की निवेश फोरम की बैठक में हिस्सा लिया। साथ ही एपेक देशों के क्लाइमेट और जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग का भारत का प्रतिनिधित्व किया। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 दिनों की तेजी के बाद शुक्रवार को 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 187.75 अंकों की गिरावट के साथ 65,794.73 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला NSE निफ्टी सूचकांक 33.41 अंकों की गिरावट के साथ 19,731.80 के लेवल पर बंद हुआ। भारतीय स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक के शेयर 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। सोने चांदी के दामों में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 473 रुपए बढ़कर 60,978 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चांदी भी 355 रुपए चढ़कर 73,210 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तिमोर लेस्टे के रक्षा मंत्री रियल एडमिरल एडोनासियानो डो रोसारियो दा कोस्टा गोम्स से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच भारत में निर्मित रक्षा उपकरणों की आपूर्ति क्षमता, निर्माण और प्रशिक्षण सहित भविष्य के सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वर्चुअल माध्यम से कहा कि ग्लोबल साउथ समिट की आवाज हमारे साझा हितों के लिए बहुत प्रभावशाली हो सकती है। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की जरूरत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए हम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के इस दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। मालदीव के दौरे पर भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया। ये परियोजना भारत सरकार द्वारा मालदीव को दिए गए ऋण और अनुदान सुविधा की मदद से बन रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फिजी के प्रधानमंत्री सितिवनी राबुका से मुलाकात की और उसके बाद चीन ने उम्मीद जताई है कि चीन के मूल हितों और प्रमुख मुद्दों पर फिजी से दृढ़ समर्थन जारी रहेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुंग योल ने सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। नेताओं की ये बैठक अगस्त में कैंप डेविड में मुलाकात के 3 महीने बाद हुई है। रूस के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर कोरिया के प्रधानमंत्री किम जोंग उन से मुलाकात की। रूस के प्राकृतिक संसाधन मंत्री अलेक्जेंडर कोज़लोव के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल ने प्योंगयांग में हुन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बैठक की। स्पेन के मैड्रिड में प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ भिड़ गए। संसद में रखे गए विवादास्पद विधेयक की वजह से कई नागरिकों ने नाराजगी अपनी जाहिर करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुरुवार को आंदोलनकारी हिंसा पर उतर आए। गाजा में आतंकवादियों के अड्डों पर रॉकेट और राइफलों से मिलने का दावा वहां पर किया गया है और ये दावा इजरायली सेना ने किया है। सेना ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया और इसमें इजरायली सैन्य मलबे से भरे शहरी क्षेत्र से होकर गुजरते हुए देखा जा सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ बैठक की। बैठक में जिनपिंग ने फुकुशिमा जल निर्वहन के चिंताओं पर गंभीरता से संबोधन करने पर बल दिया। चीन ने कहा कि दोनों देश समस्या का समाधान करने का व्यवहारिक तरीका ढूंढ लेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन बैग पर प्रतिबंध के बावजूद केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडफिल साइट में से एक नैरोबी की डंडोरा लैंडफिल साइट शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दा बनी हुई है। रूसी सैन्य ब्लॉगर मैक्सिम फोमिन की हत्या की आरोपी दरिया ट्रेपोवा को शुक्रवार को सेंट पीटर्सबर्ग अदालत में पेश किया गया। दरिया एक यूक्रेन समर्थक समूह की सदस्य होने का दावा जांचकर्ताओं ने किया है। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के उनके जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष युगल के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी ने वेस्ले कुलहोफ और नील स्कूप्सकी की जोड़ी को हराया। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी ने 84 मिनट तक चले रेड ग्रुप क्वालिफिकेशन निर्णायक मुकाबले में कुलहोफ और स्कूप्सकी पर 6-4, 7-6 से जीत दर्ज की है। प्रतियोगिता में बोपन्ना एबडेन की ये दूसरी जीत है।
विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने ग्रुप दौर में 2 जीत के साथ अंतिम 4 में प्रवेश किया। इटली के जानिस सिनर ने जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तीसरी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सिनर ने होल्गर रूने को 6-2, 5-7, 6-4 से हराकर तीसरी जीत हासिल की। दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव को सीधे सेट में 6-4, 6-4 से शिकस्त दी और इस जीत के साथ अल्कराज ने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को अगले साल अमेरिका के राष्ट्रीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। सेरेना ने 23 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देश के पूर्व तेज गेंदबाज वहाब रियाज को मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। रियाज की पहली जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट दौरे और न्यूजीलैंड में T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए टीम चयन की होगी। नेहा त्रिपाठी ने महिला पेशेवर गोल्फ टूर के 15वें चरण के तीसरे दौर में 1 ओवर 73 का कार्ड खेलकर 9 शॉट के बड़े अंतर के साथ खिताब अपने नाम किया। नेहा का ये सत्र का तीसरा खिताब है। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने BNI इंडोनेशियाई मास्टर्स के दूसरे दौर में 4 अंडर 67 का कार्ड खेलकर अपनी बढ़त 3 शॉट कर ली है। भुल्लर का कुल स्कोर 12 अंडर 130 है। के सुब्रमण्यम ने फिलीपींस में एशियाई मास्टर एथलेटिक्स मीट में 86 साल की उम्र में 4 स्वर्ण पदक जीते। सुब्रमण्यम ने 85 साल से अधिक वर्ग में लंबी कूद, ट्रिपल जंप, ऊंची कूद और भाला फेंक में शीर्ष स्थान हासिल किया। मनवीर सिंह के अंतिम क्षणों में किए गए गोल की मदद से भारत ने 2026 फीफा विश्व कप के दूसरे दौर के क्वालिफायर मैच में कुवैत को 1-0 से शिकस्त दी। मनवीर ने खेल के 75वें मिनट में यह महत्वपूर्ण गोल किया। भारत अपना अगला मैच 21 नवंबर को भुवनेश्वर में एशियाई चैंपियन कतर के खिलाफ खेलेगा। भारत को कतर, कुवैत और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीम विश्व कप क्वालिफायर के तीसरे दौर में जगह बनाएंगी। दक्षिण अमेरिका के विश्व कप क्वालिफायर में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा है। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 2-0 से हराने में सफलता पाई। मराठी अभिनेता आशुतोष कुलकर्णी अपकमिंग टेलीविजन शो अटल में दिखाई देंगे। आशुतोष भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभाएंगे। अभिनेता मनीष पॉल हिस्ट्री हंटर शो को होस्ट करने से काफी उत्साहित हैं। ये शो भारत के विविध परिदृश्य में छिपी जटिलताओं को उजागर करेगा। 20 नवंबर को इस शो का प्रीमियर किया जाएगा। तेलुगु सुपरस्टार रवि तेजा उनकी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव से काफी चर्चा में है। सिनेमाघरों में रिलीज होने के लगभग 1 महीने बाद अब सभी OTT पर यह फिल्म रिलीज होगी। भोजपुरी फिल्मों और म्यूजिक एल्बम में छठी मैया के गीत खूब सुनने को मिलते हैं। सूर्य देव को समर्पित लोक आस्था के महापर्व छठ पर अभिनेत्री से गायिका बनी अक्षरा सिंह ने छठी मैया करिया दुलार एल्बम रिलीज किया।